चलो हम देखो लाइव प्रोसेसेस में कुछ प्रोसेसेस देख चुके थे। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस भी हम थोड़ा पढ़ चुके थे। यहाँ पर हम आए थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है न्यूट्रिशन, इसमें भी हम पढ़ चुके थे शायद। वो एंजाइम्स वगैरह के बारे में आपको मैंने बताया था, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। ठीक है, एंजाइम्स के बारे में आपको बताया था मैंने। तो ये भी हो गया था। डेंटल कैरीज हम पढ़ने वाले थे। तो डेंटल कैरीज क्या होता है? डेंटल कैरीज और टूथ डीके मतलब टूथ का डिकम्पोजिशन होना, मतलब टूटना। कॉज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग एंड एनेमल एंड डेंटाइन। इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस एसिड दैट सॉफ्टन द demineralized demineralizes the enamel. Masses of bacteria shell together with food particles stick to the teeth to form dental plaque. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर प्रोड्यूस एसिड जो होता है उसके कारण क्या होते हैं, उसको सॉफ्ट बना देते हैं हमारे टीथ को। और वो फूड पार्टिकल वहीं पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। किसके साथ? बैक्टीरिया के साथ। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड। और जो हमारा सलाइवा है वो टूथ की सरफेस तक नहीं पहुंच जाता है। तो एज ए प्लाक कवर द टीथ, और वो प्लाक मतलब ब्लैक कलर का जो प्लाक होता है वो हमारे टीथ को धीरे धीरे कवर कर लेता है। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लाक। अगर आप खाने के बाद ब्रश करोगे तो वो प्लाक निकलने के चांसेस हैं। बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड बिफोर द, अगर आपने खाना खाया बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस द एसिड, उससे पहले ही आपने अगर आपके माउथ को वॉश कर लिया, ब्रश कर लिया, तो वो वहां पर प्लाक नहीं जमेगा। इफ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प कॉजिंग इन्फ्लेशन एंड इन्फेक्शन। और उसके कारण वहां पर पल्प जम जाता है, इन्फ्लेशन होने लगता है, इन्फेक्शन होने लगता है, और उसी को हम बोलते हैं टूथ डीके। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? तो देखो ये दो अलग अलग तरह की एक्टिविटी इन्होंने यहाँ पर बताई है। अब हम देखते हैं इन एक्टिविटीज को। तो एक्टिविटी 6.54 में क्या दिया है? टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। हमने एक लाइम वाटर लिया, नींबू पानी। ठीक है। ब्लो एयर थ्रू द दिस लाइम वाटर। हम उस लाइम वाटर में एयर को ब्लो करेंगे, मतलब हवा भरेंगे उसके अंदर। तो नोट, उसमें नोट करना है हमें, नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो धीरे धीरे वो जो लाइम वाटर है वो कैसा हो जाएगा? मिल्की कलर का हो जाएगा, दूध जैसे कलर का। यूज अ सिरेंज और पिचकारी टू पासेस, गुड मॉर्निंग, पासेस एयर थ्रू द सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। उसमें से हमने एक और सिरिंज के थ्रू क्या किया? एयर पास की। ठीक है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर के अंदर हमने एक बार फूका, ब्लो किया। ठीक है ना। दूसरी बार हमने सिरिंज से उसमें एयर पास की। तो नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। तो दोनों में क्या होगा? जिसमें आप ब्लो कर रहे थे उसमें ज्यादा आपका जल्दी मिल्की आ जाएगा, मतलब जल्दी मिल्की कलर हो जाएगा, दूध जैसा। एंड जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है उसमें जल्दी नहीं होगा। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम पास कराएंगे उतनी जल्दी लाइम वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिल्की वाटर में। ठीक है, मिल्की कलर में चेंज हो जाएगा। अब 6.5 एक्टिविटी में दिया है टेक सम फ्रूट जूस और सम शुगर सॉल्यूशन। या तो आप फ्रूट जूस ले सकते हो या फिर शुगर सॉल्यूशन, चीनी का पानी। ठीक है। एंड सम यीस्ट टू दिस। टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विथ वन होल्ड कॉर्क। उसमें वन होल्ड कॉर्क होना चाहिए, कॉर्क ऊपर से लगा होना चाहिए। फिट द कॉर्क विथ बेंड ग्लास ट्यूब। डिप the free end of the glass tube into a test tube containing freshly prepared lime water। जो लाइम वाटर अपन ने उसके अंदर हम उसको डाल देंगे टेस्ट ट्यूब को। तो व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द लाइम वाटर? तो लाइम वाटर में क्या चेंजेस होंगे ये हमें देखना है। हाउ लॉन्ग डज द टेक द कलर चेंज? जो चेंज होगा वो कितने टाइम में होगा? तो व्हाट डज द टेल अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन? तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी? फर्मेंटेशन। चलो आगे पढ़ते हैं हम। We have discussed nutrition in organism in last section। लास्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म में, हमने पढ़ा है। ठीक है ना। सॉरी, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ा है हमने। द फूड मटेरियल टेकिंग इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड टू इन द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी टू वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। तो हमने फूड खाया, उससे एनर्जी ली, और उससे एनर्जी लेने के बाद हमने उससे वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को
परफॉर्म किया। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन का यूज करेंगे ग्लूकोज के ब्रेक डाउन में, कंप्लीटली इन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सम यूज अदर पाथवेज, दे डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होती है, ग्लूकोज को तोड़ना। अब ग्लूकोज का अपने को पता है C6H12O6 होता है, तो 6 कार्बन होते हैं इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पायरुवेट, ठीक है ना। जो 3 कार्बन होते हैं उसमें 6 कार्बन होते हैं, उसमें से 3 को, स्टार्टिंग के 3 कार्बन को हम बोलते हैं पायरुवेट। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, और ये प्रोसेस, ब्रेकडाउन की प्रोसेस कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो 3 कार्बन है ये या तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे या फिर एथेनॉल में। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, और यही प्रोसेस हम यूज करते हैं जब अगर हम ईस्ट को डालेंगे ग्लूकोज के अंदर, शुगर सॉल्यूशन के अंदर, तो वहां पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा, तो अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, अल्कोहल, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हो, फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या करते हैं हम, अल्कोहल बनाते हैं। सिंस द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ एयर, एयर के अब्सेंस में जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसे बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और एयर की प्रेजेंट में करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन। ये आप पढ़ चुके हो। ब्रेक डाउन द पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये ऑक्सीजन कहाँ टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, उसी के अंदर। दिस प्रोसेस breaks up the 3 carbon pyruvated molecules to give 3 molecules of carbon dioxide. The other product is water. Since this process takes place in the presence of oxygen, तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होगा वो कौन सा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में नहीं होगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो वहां पर होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर अगर हम देखें समटाइम्स वेयर द लेक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन तो होती है बट कम होती है, तो अनदर पाथवे टू ब्रेक डाउन द पायरुवेटेड इज टेकन। हियर पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो वो लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है, हमारी जो मसल्स है वो वहां पर जाम जाता है, लैक्टिक एसिड आ जाता है, और उसके कारण हमें क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। ये आपने पढ़ा था 7th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो देखो ये जो कार्बन है, 3 कार्बन है, वो या तो 3 तरह से यहाँ पर उनका ब्रेकडाउन होता है। फर्स्ट होता है एक तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के फॉर्म में, जो हम फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। सेकेंड, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण, तो यहाँ पर बनता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। एनर्जी तो मिलती है बट लैक्टिक एसिड बनने के कारण हमारे मसल्स पेन करने लगते हैं। और थर्ड है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सफिशिएंट प्रेजेंस में अगर होगा तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा, और एनर्जी हमें यहाँ पर मिलेगी। तो ये 3 प्रोसेस होती है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने की। ये तीनों प्रोसेस आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। वेरियस पाथवे टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, अलग अलग पाथवे हैं जब ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करते हैं। चलो नेक्स्ट है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड इन सिंथेटिक मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। ये बहुत ही सिंथेटिक मॉलिक्यूल होता है एटीपी, विच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर द एक्टिविटीज इन द सेल। इन दिस प्रोसेसेस एटीपी इज broken down, giving rise to fixed amount of energy which can derive in the endothermic reaction और exothermic reaction हम पढ़ चुके हैं। एंडोथर्मिक में मतलब हीट को हम क्या करते हैं, लेते हैं, और एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है। तो ये एनर्जी जो होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, ये कहां पर होती है, एटीपी के अंदर, मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी सिंथेसाइज होती है। और ये एटीपी देखो कैसे होती है एटीपी के अंदर। तो एटीपी इज एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेल्यूलर प्रोसेस। एटीपी क्या होता है, सेल्यूलर करेंसी होती है, ठीक है, सॉरी एनर्जी करेंसी होती है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमें क्या बनता है, एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहाँ पर एडीपी से और फॉस्फेट से, एडीपी से और फॉस्फेट से जब हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है।
अब एटीपी क्या होता है यहाँ पर देखेंगे, तो जब हम एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल कैन देन यूज दिस एटीपी। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है टू ड्राइव द रिएक्शन। अब यहाँ पर जो रिएक्शन होती है उसमें एंडोथर्मिक, हमें हीट लेनी पड़ती है बाहर से, ठीक है ना। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोक डाउन, तो यहाँ पर जो फॉस्फेट है वो टूट जाता है, एंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल। एक मोल में इतनी एनर्जी रिलीज होती है एटीपी मॉलिक्यूल से। जब एटीपी मॉलिक्यूल का सिंथेसाइज होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि इतनी एनर्जी रिलीज करता है एक मोल में से। अब आप एक मोल पढ़ोगे आगे के एक मोल कितना होता है। थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेस। जैसे अपनी बैटरी होती है, वो अलग अलग यूजेस के लिए अलग अलग क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। वैसे ये एटीपी भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट कैन यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन। ये हमारी सारी एनर्जी को यूज करने के लिए होता है। सिमिलरली एटीपी कैन यूज्ड इन सेल ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल, मसल के कॉन्ट्रेक्शन के लिए यूज होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए होता है, ठीक है, एंड कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्स। नर्वस इम्पल्स मतलब जैसे आपको कहीं पे लग गई तो वो मैसेज माइंड तक कौन पहुंचाएगा, नर्वस सिस्टम आपका, नर्व सेल। तो वो इम्पल्स कौन करेगा, वो इम्पल्स किसके कारण होगा, इसी के कारण, इसी एनर्जी के कारण, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये सब चीजें एटीपी में से जो हम ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी मिलती है वो कितनी मिलती है, 30.5 किलो जूल। 30.5 किलो जूल एक मोल में से। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की absence, aerobic respiration need to ensure that there is a sufficient intake of oxygen. We have seen the plant exchange gases, प्लांट में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है थ्रू द स्टोमेटा। हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं स्टोमेटा के पोर्स ओपन कैसे होते हैं, क्लोज कैसे होते हैं। गार्ड स्वेल स्वेल हो जाती है, गार्ड सेल क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, तो ओपन हो जाते हैं पोर्स, और गार्ड सेल फिर से श्रिंक हो जाती है तो वो पोर्स फिर से बंद हो जाते हैं। तो उसी के थ्रू हमारा गैसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वहां से ही हमारी गैस क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सब वहीं से पास होती है। तो लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इंश्योर दैट द सेल्स आर इन द कांटेक्ट विद एयर, और एयर के कांटेक्ट में रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन एयर, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है। दे कैन गो इनटू सेल्स, और ये दोनों कहाँ पर डिफ्यूज होके कहाँ चली जाती है, सेल के अंदर, और अवे फ्रॉम द, या तो सेल के अंदर चली जाती है, सेल के बाहर चली जाती है। दोनों प्रोसेस, डिफ्यूजन में दोनों प्रोसेस होती है। जहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वहां पर वो चली जाएगी। अगर सेल के अंदर कम होगा कॉन्सेंट्रेशन तो सेल के अंदर चली जाएगी, सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी। ये प्रोसेस चलती रहती है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन, और ये किधर जाएगी, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किधर फ्लो करेगी, इट इज डिपेंड ऑन द environmental conditions. At night when there is no photosynthesis occurring, जब रात में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है तो CO2 क्या हो जाती है, CO2 का लेवल प्लांट के अंदर बढ़ जाता है। CO2 का लेवल क्या हो जाता है, प्लांट के अंदर बढ़ जाता है, तो रात में क्या करने लगते हैं, CO2 को निकालने लगते हैं और ऑक्सीजन को लेने लगते हैं। यही प्रोसेस होती है, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है कि आप जैसे फोटोसिंथेसिस बंद हो गया तो CO2 बन बन के क्या हो जाएगी, प्लांट में स्टोर हो गई। अब CO2 का लेवल ज्यादा हो गया प्लांट में, तो उन्हें भी तो CO2 थोड़ी चाहिए, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन को क्या करेगी, लेने लगेंगे रात में और CO2 को बाहर निकालने लगेंगे। तो ये इवेंट होता है। Animals have evolved different organs for uptake of oxygen from environment and getting rid of carbon dioxide. हमारे अंदर जैसे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ऑक्सीजन के लेने के लिए और ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए, वैसे ही प्लांट में भी स्टोमेटा होता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ, टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए एटमॉस्फेयर पे। बट एनिमल दैट लिव इन वाटर, तो वो क्या करते हैं, कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं, जो पानी में घुली हुई होती है, तो उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं जो मरीन एनिमल होते हैं, जैसे फिश होते हैं और भी जो मरीन एनिमल्स होते हैं, शार्क, फिश, जितने भी हैं वो सारे किस ऑक्सीजन का यूज करते हैं, वाटर में जो घुली हुई ऑक्सीजन है पानी के फॉर्म में, उसका यूज करते हैं। उनके लिए स्पेशल ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर, जैसे अगर हम फिश की बात करें तो उनके अंदर गिल होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स यूज होते हैं उनके
ठीक है ना। मेंढक की बात करें हम, मतलब फ्रॉग की बात करें, तो फ्रॉग कैसे लेता है, अपने स्किन के थ्रू पानी के अंदर ऑक्सीजन लेता है। तो ये अलग अलग ऑर्गन उन्हें दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहां तक कि आज हम कंप्लीट करते हैं। ओके। हेलो। ओके सर। हाँ, तो आप आगे का यस पढ़, सर, यस सर। आप आगे का पढ़ के रखना कौन कौन सी 103, 104 एंड 105 पेज। ठीक है। ओके सर। 103 टू 105 पेज को आपको रीड करना है। ठीक है।